तो आज का हमारा जो मुख्य विषय है वह मुगल कालीन इतिहास के संदर्भ में आधुनिक इतिहासकारों के क्या दृष्टिकोण रहे हैं। आधुनिक इतिहासकारों ने मुगल कालीन इतिहास लेखन में कितना योगदान दिया है, इन्होंने कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं और इन्होंने कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, इनकी विचारधाराएं क्या रही हैं और इन्होंने भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और कुछ ऐसे प्रश्न जो मुगलों से संबंधित हों भी अन्यथा नहीं भी हों, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। खासकर आपसे बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सब की भी चर्चा हम लगे हाथ इसके करेंगे। तो इनमें सबसे पहले जो इतिहासकार हैं, आपको पता है कि इतिहास जो मैंने चर्चा किया था कि हिस्ट्री शुड बी एविडेंस बेस्ड, इतिहास साक्ष्य सापेक्ष होना चाहिए, इतिहास तर्कसंगत होना चाहिए, इतिहास लॉजिकल होना चाहिए, इतिहास रेशनल होना चाहिए, इतिहास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इतिहास बौद्धिक होना चाहिए और इतिहास आलोचनात्मक होना चाहिए। तो इस प्रवृत्ति से जो इतिहास लेखन की पद्धति है, ठीक है, वही इतिहास कहलाता है। अन्यथा ऑल हिस्ट्री, ठीक है, ऑल पास्ट इज नॉट हिस्ट्री एंड नेवर द ऑल पास्ट इज यूज्ड इन हिस्ट्री, ठीक है। तो इतिहास संपूर्ण अतीत का अध्ययन नहीं, बल्कि अतीत की उन महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन होता है जो ऑथेंटिक हों, जो वस्तुनिष्ठ हों, जो साक्ष्य सापेक्ष हों, जो समाज को प्रभावित करते हों और जिनके माध्यम से समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन आता हो, ठीक है, वही घटनाएं इतिहास हैं। तो इतिहास में मुख्यतः प्राथमिक स्रोत के साथ साथ द्वितीयक स्रोतों के रूप में, प्राथमिक स्रोत के साथ साथ द्वितीयक स्रोतों के रूप में जो महत्वपूर्ण हिस्टोरियंस आते हैं, ठीक है, उन लोगों ने भी इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और ऐतिहासिक पुनर्रचना में इनके शोध, इनके अध्ययन की विधा आदि का महत्वपूर्ण स्थान मनाता है। जहाँ तक मुगल इतिहास का परिप्रेक्ष्य है, तो हमने मुगलों में कुछ तो कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस हैं जो मुगल काल में रहे हैं, चाहे आपके अबुल फजल हों, चाहे आपके बदावनी हों, चाहे अन्य इतिहासकार हों, और साथ कुछ विदेशी फॉरेन ट्रेवलर्स रहे हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट टर्न पे किया था, चाहे हॉकिंस हो, चाहे सर टॉमस रो हो, चाहे पार्कोनग हो, चाहे बर्नियर हो, चाहे टेवेनियर हो एंड मेनी मोर्स। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो इतिहासकार कुछ तो आपके फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, कुछ कंटेम्प्रेरी हैं और कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो मुगलों के बाद में मुगलों के इतिहास और संस्कृति को इन्होंने मुख्यतः अपने शोध का विषय बनाया, इस पे शोध किया, इस पे विचार किया, इनके सिद्धांत और मतांतरों पे, महत्वपूर्ण पद्धतियों पे इन्होंने विचार विमर्श करके नई पद्धति से, नए दृष्टिकोण से इतिहास को व्याख्यायित किया है। तो इस प्रकार की इनकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन इतिहासकारों में कितना वस्तुनिष्ठता है, कितनी ऐतिहासिकता मिलती है, हिस्टोरिसिटी इनमें कितनी है, कितनी नहीं है, इनका मुख्यतः इतिहास लेखन के प्रति दृष्टिकोण क्या रहा है, इनकी भी चर्चा हम लोग मुख्यतः करेंगे। मुगल इतिहास के संदर्भ में जो प्रथम व्यक्तित्व हम की चर्चा हम कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले आते हैं जगन्नाथ सरकार। जगन्नाथ सरकार आधुनिक काल के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। जगन्नाथ सरकार ने मुगलों पे महत्वपूर्ण कार्य किया और जगन्नाथ सरकार ने मुगल के संदर्भ में कई ग्रंथ लिखा। एक तो उनका सबसे फेमस ग्रंथ है, वह है आपका हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, याद रखिएगा। तो जगन्नाथ सरकार का एक ग्रंथ क्या है, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। दूसरा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिवाजी एंड हिज टाइम्स, शिवाजी एंड हिज टाइम्स एंड हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और तीसरा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, याद रखिएगा किसकी किताब है, जगन्नाथ सरकार की। द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, शिवाजी एंड हिज टाइम्स, ये इनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है फेमस बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फेमस बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, किसकी किताब है, जगन्नाथ सरकार की। जगन्नाथ सरकार ने अपने ग्रंथों में मुख्यतः जो बात किया, तो देखिए जगन्नाथ सरकार का जो दृष्टिकोण रहा है, इनका मुख्य इनका जो शोध रहा है वह औरंगजेब के संदर्भ में रहा है। औरंगजेब के संदर्भ में इनका जो दृष्टिकोण है वह पूरी तरह से दृष्टिकोण अन्य इतिहासकारों से अलग रहा है। इन्होंने वास्तव में इनका दृष्टिकोण हिंदूवादी पद्धति रहा है। इन्होंने हिंदूवादी पद्धति से, हिंदूवादी दृष्टिकोण से इस इतिहास को व्याख्यायित किया है। इसीलिए
जदुनाथ सरकार मुख्यतः औरंगजेब की सभी नीतियों को मुख्यतः हिंदू विरोधी सिद्ध करते हैं। औरंगजेब द्वारा जितने भी नीतियां हों, चाहे आपका संगीत पे प्रतिबंध हो, चाहे राजपूतों के साथ उनकी नीतियां हों, चाहे उसके युद्ध हों, चाहे उसके दक्षिणी अभियान हों, हाँ, चाहे उसके काल की अन्य व्यवस्थाएं हों और शासन प्रशासन रहा हो, चाहे जजिया लगाना रहा हो, इन सब के पीछे जगन्नाथ सरकार ने मूलतः औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों को ही उत्तरदायी माना है। और उन्होंने यह माना कि औरंगजेब के जितने भी कार्य थे वह सब हिंदू विरोधी थे और हिंदुओं को टारगेट करते हुए ऐसे कार्यक्रम या ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस या ऐसे शासन प्रशासन के सिद्धांत स्थापित किए गए थे। जबकि इनसे जस्ट उल्टा, जस्ट कंट्राडिक्टरी हिस्टोग्राफी आपकी मिलती है, वह है आपका प्रोफेसर एन.आर. फारूकी जी। एन.आर. फारूकी जो हैं उनको औरंगजेब की सभी नीतियाँ शासन प्रशासन के अंग के रूप में, शासन प्रशासन की आवश्यकता लगती है। उन्होंने औरंगजेब के कार्यों का जो मूल्यांकन किया वह उन्होंने शासन प्रशासन के ढांचे में किया और कहा कि औरंगजेब की नीतियाँ हिंदू विरोधी नहीं थी बल्कि शासन प्रशासन की आवश्यकता थी और उसकी नीतियाँ जो थी वह प्रशासनिक उद्देश्यों से ली गई नीतियाँ थी, न कि हिंदू के विरोधी। तो दोनों में हमको महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पे दिखाई देता है। जगन्नाथ सरकार औरंगजेब की तुलना करते हैं कि औरंगजेब सब पर कुंडली मारकर बैठे हुए अजगर के समान है। याद ये पूछा जाएगा कि किसने औरंगजेब को सब कुछ पर कुंडली मारकर बैठे, सब कुछ पर कुंडली मारकर बैठे अजगर के साथ किया है। औरंगजेब की तुलना इन्होंने सब कुछ पर कुंडली मारकर बैठे अजगर के समान इन्होंने इसकी तुलना किया है। दूसरा महत्वपूर्ण समझिएगा, जो जगन्नाथ सरकार का जो मुख्य दृष्टिकोण रहा, इन्होंने मुगलों के पतन के संदर्भ में जो अपना विचार व्यक्त किया, ये तो अभी हमने औरंगजेब की बात किया, मुगलों के पतन के संदर्भ में औरंगजेब कहते हैं, जगन्नाथ सरकार का कथन है, वह कहते हैं कि मुगल काल में जो अमीर वर्ग था, जो उमरा वर्ग था, जो उच्च वर्ग था और जो प्रशासक वर्ग था, इनमें धीरे धीरे इनमें चारित्रिक दोष आ गया। इनकी चारित्रिक दोषता, ठीक है, चारित्रिक दोष और इनकी जो एक व्यक्तिगत दुर्बलता थी, यह मुगलों के पतन का मुख्य कारण बनी। और आगे चलकर उन्होंने मुगलों के पतन का मुख्य कारक जो है वह औरंगजेब की नीतियों को मान लिया, औरंगजेब की नीतियों को इसका मुख्य कारक मान लिया। एक उनका बड़ा प्रसिद्ध कथन है, वह कहते हैं शासकीय वर्ग की या जो शासन प्रशासक वर्ग है उसकी असमर्थता और उसकी व्यक्तिगत दुर्बलता पे वे बात करते हुए कहते हैं, उनका बड़ा फेमस कथन है कि जब स्वर्ण में ही जंग लग जाए तो तांबे और लोहे की कोई बात ही नहीं करना। जब स्वर्ण में ही जंग लग जाए तो तांबे और लोहे की कोई बात करना ही नहीं है। कहते हैं कि जब किसी राज्य का शासक वर्ग ही दुर्बल हो जाए, उसमें ही दोष आ जाएं, तो अन्य जो वस्तुएं होती हैं, अन्य जो प्रशासनिक अवयव होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब मस्तिष्क ही खराब हो जाए, मस्तिष्क ही कार्य करना बंद कर दे, तो शरीर के जो अन्य अंग होते हैं, अन्य अवयव होते हैं, जो अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी होते हैं, वे अपने आप धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं और शरीर नष्ट हो जाता है। तो इसके बारे में जानकारी कौन दे रहा है? इसके बारे में मुख्यतः जानकारी दे रहे हैं आपके जगन्नाथ सरकार। तो इनका यह महत्वपूर्ण उल्लेख है। अब ठीक है, अगला आते हैं, अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं वे हैं आपके इरफान हबीब, सतीश चंद्रा और इरफान हबीब दो हैं। चलिए हम पहले इरफान हबीब को देखते हैं। इरफान हबीब जो हैं, इरफान हबीब महत्वपूर्ण मुस्लिम हिस्टोरियन हैं। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जैसे द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया,
द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, इनकी किताब का नाम है, इरफान हबीब की बुक का नाम है द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। यह ग्रंथ जो है इरफान हबीब का ग्रंथ है, और साथ ही साथ एक उनका है, उनका वो ग्रंथ है पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उनका एक अन्य ग्रंथ है जिसका नाम है पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखा है? याद रखिएगा, किताब मिलाने को आते हैं। अगला एक किताब है पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसी तरह से इनका एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है द एटलस ऑफ मुगल एम्पायर, एन एटलस ऑफ मुगल एम्पायर। ये तीनों ग्रंथ जो हैं ये महत्वपूर्ण रूप से इरफान हबीब द्वारा लिखे गए हैं। इरफान हबीब ने मुगलों के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण उनका अध्ययन रहा वह मुख्यतः कृषि संबंध पे रहा, कृषकों की स्थिति पे रहा, कृषि की दशा पे रहा, और इसी अध्ययन के बाद उन्होंने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया वह सिद्धांत कहलाता है कृषि संकट का सिद्धांत। तो इन्होंने 1963 में जो अपनी अवधारणा पेश किया जिसे कहते हैं कृषि संकट की अवधारणा। तो याद पूछेगा, मुगलों के संदर्भ में किस इतिहासकार ने मुगलों के पतन का मुख्य कारण कृषि संकट की अवधारणा को उत्तरदायी माना है, या कृषि संकट की अवधारणा को पेश किया है? तो कृषि संकट की जो आपकी अवधारणा है यह किसने पेश किया है? कृषि संकट की अवधारणा दिया है इरफान हबीब ने, जबकि जमींदारी जो संकट है, जागीरदारी जो संकट है, उसकी अवधारणा दिया है सतीश चंद्रा ने। अभी आगे आते हैं हम लोग और देखते हैं। तो कृषि संकट की जो अवधारणा है इसमें उन्होंने कृषकों की स्थिति की बात करते हुए कहा कि कृषकों का इस काल में बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, कृषकों से अत्यधिक मात्रा में कर लिया जाता था, कर की मात्रा के कारण ये लोग बड़े दबे हुए रहते थे बेचारे, ठीक है, इनका शोषण अधिक हुआ। इसी परिवेश में मुगलों का पतन हुआ, और मुगलों से जो कृषक हैं धीरे धीरे दूर जाने लगे, कृषकों में मुगलों की पकड़ खत्म होने लगी, तो धीरे धीरे मुगलों का पतन जो है हो गया। तो कृषि संकट की अवधारणा पर किसने काम किया है? इरफान हबीब ने किया है। याद देखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह आपके हैं सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतीश चंद्रा ने जो मुख्यतः ग्रंथ लिखा है वह आपका है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट। ये बहुत फेमस उनका ग्रंथ है, कई बार पूछा गया है, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट। ये सतीश चंद्रा का ग्रंथ है। और दूसरा ग्रंथ है स्टेट सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडियन हिस्ट्री। स्टेट सोसाइटी एंड कल्चर, स्टेट सोसाइटी एंड कल्चर इन। बुक पे आप जरूर कमेंट कीजिए, जो आप कभी नहीं याद करते याद रखिएगा, इन सब से जरूर क्वेश्चन आते हैं, इन सब से आपको मिलाने को आएगा। चार बुक देगा, चार हिस्टोरियंस के नाम देगा, कहेगा किसने लिखा है। कई बार देखिए आया हुआ है द रूट्स ऑफ एंसेंट इंडिया, किसने लिखा है, जैसे फेयर सर्विस का है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। तो स्टेट सोसाइटी एंड कल्चर इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और एक है मुगल इंडिया, इनका है आपका मेडवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल्स। तो इसमें दूसरा महत्वपूर्ण किताब है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट। पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। और इन्हीं ग्रंथों में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें इन्होंने जागीरदारों, जमींदारों और कृषकों के संबंधों पर चर्चा किया। तो याद रखिएगा, कृषि संकट की अवधारणा दिया है इरफान हबीब ने, क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि कृषि संकट और मतलब कृषकों की स्थिति और जागीरदारों पर विस्तृत अध्ययन किया है सतीश चंद्रा ने। इसीलिए यूजीसी ने जब अभी जागीरदारी संकट की अवधारणा पूछा था तो उसको आंसर माना है सतीश चंद्रा को।
याद रखिएगा कि दोनों लोगों ने कृषकों पे काम किया है, क्योंकि जागीरदारी पद्धति जो है, जागीरदारी सिस्टम है, बिना कृषकों के संभव नहीं है अध्ययन के। और कृषक, अगर कृषकों का अध्ययन पढ़ रहे हैं, आप कृषकों की स्थिति पढ़ रहे हैं, तो बिना जागीरदारों और जमींदारों की भूमिका के आप इस स्थिति को भी नहीं समझ सकते हैं। तो दोनों एक प्रकार से इंटरओवन और इंटरमिंगल्ड अवधारणा है, कंसेप्ट है। दोनों एक दूसरे से को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित और दोनों में एक दूसरे के प्रति अन्योन्याश्रित संबंध है, तो म्यूचुअल कॉपरेशन है ये दोनों सिद्धांतों में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जागीरदार और कृषकों तीनों के त्रिआयामी, जो त्रिक आयामी संबंध है, तीनों के मध्य के अंतर संबंधों पर इन्होंने अध्ययन किया। और इस अंतर संबंध के बाद इन्होंने सर्वप्रथम 1982 में इन्होंने जागीरदारी संकट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये क्वेश्चन कई बार आया है, यूजीसी भी इस बार पूछा था, जागीरदारी संकट का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया। तो जो जागीरदारी संकट का सिद्धांत है, जागीरदारी संकट का सिद्धांत सबसे पहले सतीश चंद्रा ने 1982 में दिया है, 1982 में दिया है, ठीक है। जिसके सिद्धांत की व्याख्या हमको पार्टीजन पॉलिटिक्स एक्ट, मुगल कोड, स्टेट सोसाइटी आदि ग्रंथों में मिलती है। अब याद रखिएगा, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो इसमें जमींदार जो शब्द है, जमींदार शब्द का पहली बार उल्लेख, जमींदार शब्द का पहली बार प्रयोग या उल्लेख कर सकते हैं अमीर खुसरो ने किया है। जमींदार शब्द का पहली बार उल्लेख अमीर खुसरो ने किया है। जमींदार वे पुश्तैनी अधिकारी होते हैं जिनके अंतर्गत एक बड़े मात्रा में भूखंड प्रदान कर दिया जाता था, ठीक है। ये पुश्तैनी होते थे, वंशानुगत होते थे, हाँ, तो वे कहलाते थे आपके जमींदार। जबकि जागीरदार वे होते हैं जिनको वेतन के बदले में जमीन भूखंड दिया जाता है, चाहे वो, ठीक है। और यह जागीर आपका तनख्वाह जागीर हो सकती है, यह जागीर जो है आपका मसरूत जागीर हो सकती है, यह जागीर आपका वतन जागीर हो सकती है। इसी तरह इस जागीर के बहुत सारे स्वरूप हैं, पैबाकी जागीर हो गई, खालसा जागीर हो गई, हाँ, तो बहुत सारे जागीरों के प्रकार है, मदद-ए-मास जागीर हो गई, तो बहुत सारी जागीरें हैं। मुग़लों में क्या हुआ कि मुग़ल जब अपने अधिकारियों को, मनसबदारों को, जो मुग़ल सेवा में थे, इनको जब ये लोग सेवा में रखते थे तो उनको वेतन के बदले में मुख्यतः ऐसी ही जागीरें प्रदान करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, औरंगजेब के काल तक आते आते जागीरदारों, जमींदारों और दक्कनी, जो दक्षिण से बहुत बड़ी संख्या में मनसबदार और हिंदू और खासकर राजपूतों का आगमन हुआ मुगल प्रशासनिक सेवा में। इनको भारी मात्रा में भूखंड या वेतन के रूप में तनख्वाह जागीर प्रदान कर दी गई और इसी कारण जागीरों की कमी हो गई। जागीरों की इतनी ज़्यादा कमी हो गई और जो जागीरें जो इनको दिया गया, ये जागीरदार जो थे, यह किसानों का, वो आम जनता का लगातार शोषण करने लगे, उनसे भारी मात्रा में वसूल करने लगे। जितना उनसे लेने लगे उतना देते नहीं थे, राज्य में जमा नहीं करते थे, ठीक है। और जो जमींदार होते थे, ये जमींदार जो थे, ज़्यादातर जमींदार मुग़लों के पतनवर्ती अवस्था में हम देखते हैं, ये उच्छृंखल होने लगे, ये अपने मन का होने लगे। अब ये क्या करते थे, ये जमींदार राज्य के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार नहीं रह गए। इसीलिए ऐसे जमींदार जो राज्य को नियमित कर चुका देते हों, नियमित कर पहुंचा देते हों, राज्य के विशेष हितैषी रहे हों, राज्य के विशेष सहयोगी रहे हों, उनको कहा था उनको कहते थे जमींदारे रैयत। तो जमींदार रैयत जो होते थे, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, बल्कि उनके स्थान पर जमींदारे जोर तलब का मतलब होता है जिनको जोर ज़बरदस्ती से तलब किया जाए राज्य में, केंद्रीय सरकार में, और जिनसे जोर ज़बरदस्ती से कर लिया जाता था, वे कहलाते थे जमींदारे जोर तलब। तो इसका मतलब हो गया कि इस काल में हम देखते हैं जमींदारे जोर तलब की संख्या बढ़ने लगी और जमींदारे रैयती की संख्या कम होने लगी, जो कि ऐसी पद्धति में मुग़ल प्रशासनिक ढांचा कमज़ोर हुआ, मुग़लों का सैनिक जो दृष्टिकोण है वह कमज़ोर हुआ, मुग़लों का लगातार दक्षिण में उलझाव की जो प्रवृत्ति है, इससे मुग़ल का प्रशासन कमज़ोर हुआ और भारी मात्रा में जागीरें आदि तनख्वाह के रूप में बांट देने पर जागीरों का भी संकट हो गया। इसी पृष्ठभूमि में मुग़लों का पतन होता है। तो प्रशासनिक और जागीरदारी संकट ने मुग़ल पतन की अवधारणा को अधिक तीव्रतर किया, उसकी पद्धति को अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ाया। तो इसी पृष्ठभूमि में हम जागीरदारी का अध्ययन करते हैं।
जागीरदारी संकट जो है यह मुख्यतः पहली बार 1691 में इसका मुगलों को सामना करना पड़ा, 1691 में। और जागीरदारी संकट को तत्कालीन इतिहासकार मामूरी ने जागीरदारी संकट को मुख्यतः बेजागिरी की समस्या कहा है। मामूरी ने जागीरदारी सिस्टम को, पद्धति को, संकट को बेजागिरी की समस्या कहा है और इसकी तुलना एक अनार 100 बीमार से करते हुए स्थिति बताई है, जबकि औरंगजेब ने जागीरदारी संकट को एक अनार 100 बीमार कहा है। याद रखिएगा, याद फिर समझिएगा। मामूरी ने जागीरदारी संकट जो है इसकी तुलना एक अनार और 100 बीमार जैसी स्थिति से किया है, जबकि औरंगजेब ने जागीरदारी संकट को एक अनार 100 बीमार कहा है। अगला समझिएगा। तो मैंने कहा कि इसी पृष्ठभूमि में जागीरों में जो कमियां हो रही है, ठीक है, जागीरों की कमियों के कारण आप समझिए भारी मात्रा में जब मनसबदारों को शामिल कर लिया गया तो इनको मशरूत जागीर दे दी गई, खालसा जागीर दे दी गई, वतन जागीर खत्म हो गया। यहाँ तक कि जो पैबाकी जमीन होती थी, पूछता है पैबाकी जागीर क्या होता है। पैबाकी का मतलब होता है ट्रांजिशनल सॉइल, ट्रांजिशनल लैंड। जो ट्रांजिशनल लैंड होता है इसका मतलब होता है कि संक्रमणकालीन भूमि, यह ऐसी भूमि होती थी जो किसी व्यक्ति से, किसी मनसबदार से, किसी जमींदार से, किसी जागीरदार से राजगामिता कानून के तहत, राजगामिता पूछता क्या है, राजगामिता मतलब राज्य की ओर गमन करना। तो राजगामिता कानून का मतलब होता है कि मुगलों में नियम था कि अगर किसी जमींदार की या जागीरदार की मृत्यु हो जा रही है तो उसके भूखंड को तुरंत ही उसके उत्तराधिकारी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो संपत्ति राज्य की हो जाएगी। राज्य पहले क्या करेगा, उस जमीन को हस्तगत कर लेगा और उसका लेखा जोखा, उसका मेजरमेंट कराएगा। अगर वह संतुष्ट है तो उसके उत्तराधिकारी को देगा, अन्यथा कुछ कटौती कर सकता है, अन्यथा राज्य का जो बकाया होता है उस बकाये को काटने के बाद उसके उत्तराधिकारी को देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो जो राज्य की ओर संपत्ति का हरण होता है, राज्य की ओर संपत्ति का गमन होता है, राज्य जिसके माध्यम से जमींदारों, जागीरदारों, मनसबदारों की संपत्ति को हस्तगत करती है, उसे कहते हैं राजगामिता कानून। क्वेश्चन पूछता है राजगामिता कानून क्या है। ठीक है, राजगामिता कानून। तो कुल मिला के जमींदारी या जागीरदारी संकट को हम इसी दृष्टिकोण से देख सकते हैं और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है सतीश चंद्रा ने। याद रखिएगा, सतीश चंद्रा ने। चलिए अगला। तो ये तो आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए जिन्होंने अभी ये सब सिद्धांत दिया है। तो याद रखिएगा, कृषि संकट और जागीरदारी संकट दोनों आपका अलग अलग दृष्टिकोण है और यद्यपि दोनों पर ही समझे एक दूसरे से जुड़े हुए लोगों ने कार्य किया है, इसीलिए अक्सर इस स्थिति को समझने में हमसे बेसिकली भूल हो जाती है कि यह सिद्धांत किसका है या किसने दिया है। ठीक है, अगले जो आपके आते हैं वे हैं आपके कैरोन लियोनार्ड। अगले आपके आते हैं कैरोन लियोनार्ड। अब ये क्या है, कैरोन लियोनार्ड ने मुगलों के, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगलों के पतन के संदर्भ में इन्होंने ग्रेट फर्म थ्योरी का विकास किया है। इन्होंने जो अवधारणा दिया है उसका नाम है ग्रेट फर्म थ्योरी। अब ग्रेट फर्म थ्योरी क्या है समझिएगा। कैरोन लियोनार्ड कहते हैं कि उत्तरवर्ती मुगल काल में, कैरोन लियोनार्ड कहते हैं ग्रेट फर्म थ्योरी में, कहते हैं कि उत्तर मुगल काल में धीरे धीरे क्या हुआ, जो गैर राजनीतिक संस्थाएं थी और जो गैर राजकीय संस्थाएं थी, इन संस्थाओं का लगातार मुगलों के प्रशासन में, शासन में, राजनीति में लगातार हस्तक्षेप बढ़ता गया। इनके हस्तक्षेप के बढ़ने के कारण, ठीक है, कारण क्या हुआ कि राज्य के स्वरूप में इतना ज़्यादा, ठीक है, कंट्राडिक्शंस होने लगे, इतना ज़्यादा विरोधाभासी प्रवृत्तियाँ होने लगी कि राज्य में एकलयता और नेशनल इंटीग्रेशन का धीरे धीरे अभाव होने लगा। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में जो अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक, जो आपके आर्थिक संस्थाएं थी, जो आपके इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से, इकोनॉमिक बॉडी थी,
खासकर जो बैंकिंग सेवाएं थी, बैंकिंग संस्थाएं थी, वे संस्थाओं को अब उतना ज़्यादा न तो संरक्षण मिला मुगलों से और न तो उतना ज़्यादा उनका विकास इनके संरक्षण में हो पाया। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो बैंकिंग संस्थाएं थी और आर्थिक संस्थाएं थी, आर्थिक ऑर्गेनाइजेशंस थे, ठीक है, ये क्या किया, धीरे धीरे ये मुगल मेन कोर्ट से, जो मुगल सेंट्रल आपका सेंट्रल सिस्टम था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, और मुगल जो केंद्रीय सरकार था, वहाँ से वो धीरे धीरे अब माइग्रेट करने लगे और वहाँ से माइग्रेट करके वे क्षेत्रीय राज्यों की ओर उन्मुख होने लगे। वहाँ से माइग्रेट करके वे क्षेत्रीय राज्यों को उन्मुख होने लगे। ऐसे कंडीशन में केंद्रीय सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो गई और केंद्रीय स्तर पे जो इनकी दुर्बलता या कमजोरी थी, यह आर्थिक रूप से इनको कमज़ोर कर देता है। इसी पृष्ठभूमि में मुगलों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है और मुगलों का पतन हो जाता है। तो मुगलों के पतन के संदर्भ में जो कैरोन लियोनार्ड का सिद्धांत है वो कहलाता है ग्रेट फर्म थ्योरी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्रेट फर्म थ्योरी। ये ग्रेट फर्म थ्योरी किसका है? ये आपका है कैरोन लियोनार्ड का, ठीक है। इसमें उन्होंने मुख्यतः किसको आधार बनाया है? मुख्यतः बैंकिंग संस्थाओं का केंद्रीय सरकार से क्षेत्रीय राज्यों की ओर उनका उन्मुखीकरण, जो ओरिएंटेशन आप एक प्रकार से कर सकते हैं, जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है वह क्या होती है, क्षेत्रोन्मुखी हो जाती है। वह रीजनल स्टेट की ओर धीरे धीरे भागने लगती है। इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगती है, ठीक है। तो ये ग्रेट फर्म थ्योरी भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है। जबकि इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो पियर्सन हैं, आपके रिचर्ड्स हैं और जो हार्डी हैं, इन्होंने मुख्यतः जो अपना अध्ययन किया, इस अध्ययन में इन्होंने दक्कन की नीति में उलझाव को मुगलों के पतन का मूल कारण माना। समझिएगा, तो पियर्सन, रिचर्ड्स और हार्डी जो हैं, इन्होंने मुगलों की दक्षिणी नीति, मतलब दक्कन नीति, दक्षिण भारत की जो नीति थी, इस दक्षिणी नीति को, ठीक है, मुगलों के पतन का मूल कारण माना और कहा कि मुगल एक लंबे समय तक दक्षिणी राजनीति में लगातार उलझे रहे, फंसे रहे। इसी के कारण मुगलों का पतन हुआ, क्योंकि मुगल जब दक्षिण में एक लंबे समय तक फंस गए, ठीक है, हाँ, तो मुगल प्रशासनिक ढांचा, मुगल के हर प्रवृत्ति में धीरे धीरे कमजोरी दिखने लगती है। अच्छा, अब सिंपल, तो अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट का बड़ा प्रसिद्ध कथन था कि नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि जिस तरह स्पेन के नासूर ने मेरा विनाश कर दिया, किया, उसी तरह दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। याद रखिएगा, उनका प्रसिद्ध कथन है कि जिस तरह स्पेन के नासूर ने मेरा विनाश कर दिया, उसी तरह दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। अब थोड़ा सा स्पेन को देखते हैं। अगर आप देखिए, जो नेपोलियन बोनापार्ट का मुख्य नीति थी, खासकर जो उनका कॉन्टिनेंटल सिस्टम था, जिसे कहते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था, उस कॉन्टिनेंटल सिस्टम में उनकी एक पद्धति है, उनका एक सिस्टम था। उस कॉन्टिनेंटल सिस्टम में उन्होंने क्या किया, उन्होंने भूमध्य सागर से जाने वाले जहाज जो फ्रांस के मार्ग का अनुसरण करके इंग्लैंड तक पहुंचते थे, उनमें प्रतिबंध लगा दिया। तो वहां से, और यह आगे कहा, इंग्लैंड की आर्थिक नाकाबंदी करने के लिए, याद रखिएगा, इंग्लैंड की आर्थिक नाकाबंदी करने के लिए मुख्यतः नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, इनको आर्थिक रूप से कमजोर किया सके तो व्यापार वाणिज्य पे प्रतिबंध लगा दिया। उन क्षेत्रों से जाने वाले जहाज़ों पर सैनिक साज सज्जा आज की सामान वहाँ से नहीं जा सकता था। इसके माध्यम से कंट्रोलिंग करके ये किया कि ताकि इंग्लैंड जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए, नष्ट हो जाए। और फिर आगे नियम बनाया कि अगर जो लोग इसके बाद भी नियम नहीं मानते हैं, वो कहता है तो ऐसे देशों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा या अन्यथा और कार्रवाई की जा सकती है। इसी पृष्ठभूमि में उसने पुर्तगाल और स्पेन पर सैनिक चढ़ाइयाँ किया और सैनिक नीति अवलंबित किया। और यही जो सैनिक और नीति उसके अवलंबन था, यह चूँकि अब नेपोलियन बोनापार्ट के अपेक्षाकृत स्पेन वाले बड़े कमज़ोर थे, स्पेन और पुर्तगाल वाले, तो इसी समय पहली बार जब स्पेन से युद्ध होना शुरू हुआ, स्पेन से युद्ध के फलस्वरूप ही अन्य यूरोपीय राष्ट्र जो हैं वे सशंकित हो गए
और नेपोलियन की महत्वाकांक्षा से धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें आक्रोश और असंतोष की भावना का विकास होने लगा। तो ऐसे कंडीशन में ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्रों की सेना के फलस्वरूप वो पराजित हुए। लेकिन हुआ क्या कि जब स्पेन पे आक्रमण किया गया, स्पेन पे और पुर्तगाल पे, तो ये बेचारे अब नेपोलियन बोनापार्ट के सामने कमज़ोर थे। ऐसे कंडीशन में क्या किया कि यहीं पर इन लोगों ने पहली बार गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किया, जिसे कहते हैं पीपल्स वार, जिसे कहते हैं पीपल्स वार एंड पेटी वार, ठीक है। तो आपका PETTY, पेटी वार एंड पीपल्स वार। तो जो पेटी वार की अवधारणा है, जिसमें क्या होता है कि एक मिलिट्री वाले छोटे छोटे ट्रूप्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में छिटपुट आंदोलन करते हैं, छिटपुट आक्रमण करते हैं, जस्ट लाइक द नैबिंग, ठीक है। ये क्या करते हैं, नैब करते हैं, जस्ट लाइक एक प्रकार से कर सकते हैं छीना झपटी वाली जो इनकी पद्धति होती है। तो छोटे छोटे मिलिट्री ट्रूप्स वाले जब आक्रमण करते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थानों पर, तो ऐसी पद्धति को हम कहते हैं पेटी वार, इसे हम कहते हैं पीपल्स वार। और यही भारतीय इतिहास में गुरिल्ला वार पद्धति के रूप में जाना जाता है, जिसे छापा मार युद्ध पद्धति कहते हैं, जिसका मुख्य प्रयोग शिवाजी ने किया था। और शिवाजी के पश्चात इसका मुख्य प्रयोग किया था पेशवा बाजीराव ने, ठीक है। इसका व्यापक प्रयोग किया था पेशवा बाजीराव, ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने। और इसके बाद, ठीक है, गुरिल्ला वार जो पद्धति है यह आगे चल कर भी लगातार प्रयोग किया जाता है। जादो जियांग की थियोरी में जब जादो जियांग ने आपका जो माओवाद दिया, तो माओवाद में भी मुख्यतः गुरिल्ला वारफेयर की बात किया गया। और क्यूबा में जो चेगुवेरा हैं उन्होंने भी इसकी चर्चा किया। तो मतलब यह कई जगहों पे लगातार गुरिल्ला वारफेयर चलता रहा, हाँ। और एक युद्ध पद्धति के रूप में इसका नाम होगा, एक फेमस विचारधारा के रूप में आपका चलने लगती है गुरिल्ला वार पद्धति, या जिसे कहते हैं हम छापा मार युद्ध पद्धति, हाँ। तो वह पद्धति हमको सबसे पहले वहीं पे आपको हमें प्राप्त हो रही है। अब दूसरा समझिएगा, तो हमने कहा कि यह कहते हैं कि जो दक्षिणी में उलझाव की प्रवृत्ति थी, इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि औरंगजेब अपना लगातार 25 वर्ष तक का समय दक्षिण में बिता दिया। इससे धन जन की बहुत ज़्यादा अपार हानि हुई। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या यह हुई कि सैनिक साज सज्जा में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, बहुत ज़्यादा आर्थिक संसाधन चले गए। और लगातार 25 वर्ष तक दक्षिण में उलझे रहने के कारण औरंगजेब को उत्तर भारत की राजनीति, खासकर दिल्ली की कंट्रोलिंग पावर यहाँ पे कमज़ोर हो गई, और उतना ज़्यादा इस पर वो कंट्रोलिंग पावर नहीं स्थापित कर पाया। इस दृष्टिकोण से भी इसका पतन हो गया, ठीक है। संभवतः इन्हीं सब दृष्टिकोणों का अध्ययन करने के बाद औरंगजेब का बड़ा फेमस कथन था राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में। वह कहता है बादशाहों और पानी का, औरंगजेब का कथन है कि बादशाहों और पानी का एक स्थान पर रहना उचित नहीं होता है। कहता है कि पानी सड़ जाती है, पानी में सड़न आ जाती है और बादशाहत नष्ट होने लगता है। इसीलिए बादशाहों को एक स्थान पे ज़्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए, याद रखिएगा। और न तो पानी को एक स्थान पे ज़्यादा दिन तक टिकने रहना चाहिए। तो इसकी पद्धति हमको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। यद्यप औरंगजेब की नीतियाँ क्या थी, क्या अच्छी थी, क्या बुरी थी, दक्षिण उलझाव की बात हुआ, यद्यप हम इसकी समीक्षा भी नहीं करेंगे। जब हम आपको मुगल की दक्षिणी नीति पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि क्या एकमात्र औरंगजेब को दक्षिणी नीति के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है अथवा नहीं। मुगल काल के पतन के संदर्भ में औरंगजेब की दक्षिणी नीति कहाँ तक उचित है, बस एक दृष्टिकोण समझिएगा कि अगर हम बाबर या हुमायूं के इतिहास को ले दक्षिण भारत के संदर्भ में, और अगर अकबर के सक्रिय दक्षिणी नीति के संदर्भ में समझें, और अकबर द्वारा खानदेश की विजय को समझें, अकबर द्वारा अहमदनगर की विजय, अहमदनगर के साथ किए गए समझौता और उसके साथ की नीति को समझें, उसके बाद जहांगीर को देखें, फिर शाहजहां को अगर देखें, बीजापुर गोलकुंडा का जो संबंध था, तो बताइए इतना बड़ा राजा औरंगजेब इसके बाद हुआ, और वह औरंगजेब जिसका मुगलों में सबसे बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, हाँ। अगर वह उस दक्षिणी नीति को परित्याग कर देता, दक्षिणी नीति को त्याग कर देता, तो क्या मुगल साम्राज्य का पतन न होता? हाँ, तब भी होता। तो अगर वह मान लीजिए वो दक्षिणी नीति को त्याग देता, तो यही इतिहासकार कल यह कहते कि औरंगजेब की सैनिक दुर्बलता ने और उसकी दक्षिणी नीति की त्याग की नीति ने, ठीक है, मुगलों के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया, मुगल कमज़ोर होने लगे। तो आलोचना वहाँ भी होती। इसलिए साम्राज्यों के उत्थान और पतन के संदर्भ में मुख्यतः अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। इसलिए यह कहना उचित नहीं प्रतीत होता है कि एकमात्र औरंगजेब को ही दक्षिणी नीति के लिए उत्तरदायी माना जाए।
वास्तव में दक्षिण नीति जो शुरू से प्रारंभ से स्टार्ट हो चुकी थी और अकबर ने जिसे सक्रियता प्रदान किया, ठीक है, औरंगजेब तक आकर जो अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता था, तो उसका अप्रिय अंत इतिहास में ही निहित था। तो वो जब नीति दक्षिणी शुरू हो गई तो उसका अप्रिय नीति जो अप्रिय अंत जो था वह भी समझिए एक प्रकार से ऐतिहासिक विधा के अंतर्गत इतिहास की नियत के रूप में स्थापित हो गया। इसलिए वह नीति अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचना उसको था, ठीक है। तो औरंगजेब न होता तो कोई दूसरा होता, लेकिन वह नीति जरूर आगे बढ़ती। इसलिए औरंगजेब को ही एकमात्र हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं मान सकते। इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और आते हैं हम आगे। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिन्होंने मुख्यतः योगदान दिया, वे आते हैं आपके प्रोफेसर नूरुल हसन। ये हैं आपके प्रोफेसर नूरुल हसन। प्रोफेसर नूरुल हसन ने कई ग्रंथ लिखा है, जैसे इनका फेमस ग्रंथ है सूफीज, सुल्तान्स एंड फ्यूडल आर्डर्स। याद रखिएगा, इनकी किताब का नाम है सूफीज, सुल्तान्स एंड फ्यूडल आर्डर्स इनका ग्रंथ है। और एक इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है रिलीजन, स्टेट एंड सोसाइटी इन मेडुअल इंडिया। रिलीजन, स्टेट एंड सोसाइटी इन मेडुअल इंडिया। रिलीजन, स्टेट एंड सोसाइटी इन मेडुअल इंडिया, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुख्यतः साउथ में गोलकुंडा के अभिलेखों का विस्तृत अध्ययन किया। याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने गोलकुंडा के अभिलेखों के आधार पर मुगलों के पतन के संदर्भ में जमींदार और राज्य के बीच असामंजस्य की प्रवृत्ति को, असंतुलन की प्रवृत्ति को मुगलों के पतन का मुख्य कारक उत्तरदायी माना है या ठहरा है। तो आंसर हो जाएगा नूरुल हसन। फिर समझिएगा, इन्होंने गोलकुंडा के अभिलेखों से जो साक्ष्य प्राप्त किया उसका विस्तृत अध्ययन किया और उसके अध्ययन करने के बाद इन्होंने इसके पतन के संदर्भ में, मुगलों के पतन के संदर्भ में जमींदार और राज्य के बीच के असामंजस्य या असंतुलन की प्रवृत्ति को मुगलों के पतन का मुख्य कारण माना। किसको? जमींदार और राज्य के बीच असंतुलन की जो प्रवृत्ति है, जो सामंजस्य की प्रवृत्ति खत्म हो गई थी। धीरे धीरे जमींदार जो थे अब मुगल सत्ता से संपृक्त नहीं रह गए। जमींदार मुगलों से स्वतंत्र होने लगे। जमींदारों की आस्था मुगलों में समाप्त होने लगी। इस पद्धति को मुख्य आधार बनाया और जो इनके शोध का मुख्य विषय था वो क्या था? गोलकुंडा के अभिलेख। यह आपका है गोलकुंडा के अभिलेखों के आधार पर इन्होंने अपना विचारधारा प्रस्तुत किया है, जिसमें इन्होंने ये बातें की है। ठीक है, तो इन्होंने मुख्यतः जमींदार बनाम राज्य की समस्या, इनका याद रखिए क्या है? जमींदार बनाम राज्य की समस्या की अवधारणा किसका है? नूरुल हसन का। जमींदार वर्सेस राज्य की समस्या, जमींदार वर्सेस राज्य की समस्या पर इन्होंने विचार व्यक्त किया और उसी के आधार पर मुगलों के पतन को इन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया है। अगले महत्वपूर्ण इतिहासकार आपके हैं, वे आते हैं आपके अतहर अली। अगले इतिहासकार आपके आते हैं अतहर अली। जो अतहर अली हैं, ठीक है, अतहर अली ने भी कई ग्रंथ लिखा है। अतहर अली ने मुगलों के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है उनमें एक तो आपका फेमस है एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस इन मिडवल इस्लामिक थाट। इनका है एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस इन मिडवल इस्लामिक थाट। और दूसरा ग्रंथ है दूसरा ग्रंथ है मुगल इंडिया स्टडीज इन पॉलिटी आइडियाज सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, ग्रंथ के नाम आपको नोट्स मिल जाएंगे। अतहर अली ने मुगलों के पतन के कारकों पर विचार करते हुए इन्होंने मुगलों के पतन का मूल कारण सांस्कृतिक विफलता को माना है। ठीक है, अतहर अली ने मुगलों के पतन का मुख्य कारण सांस्कृतिक विफलता को माना है। इन्होंने कहा कि उत्तरवर्ती काल में
मुगलों का ज्ञान विज्ञान और तकनीक और संसाधनों का मुगलों में इतना विकास नहीं हो पाया जितना कि मुख्यतः पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के जो तत्कालीन या समकालीन शासक वर्ग थे, चाहे वह उज़्बेक हों, चाहे वह उस्मानी हों, चाहे वह अन्य राज्य हों। कहा गया कि जो समझिएगा पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में जो महत्वपूर्ण राजवंश थे तत्कालीन, इनके यहाँ ज्ञान विज्ञान और तकनीक का विकास अपेक्षाकृत मुगलों से बहुत ज़्यादा हुआ था। मुगलों में क्या हुआ कि इसका विकास कम होने के कारण मुगल अपने आप को इनके सामने स्थापित नहीं कर पाए, मुगल अपने आप को समायोजित नहीं कर पाए। इसी पद्धति में मुगलों के पतन को इन्होंने देखा है। इन्होंने मुगलों के पतन में मुख्यतः सांस्कृतिक वातावरण की बात किया है और कहा है कि जो तकनीक और ज्ञान विज्ञान का विकास मध्य एशिया में और पश्चिम एशिया में और अन्य और पूर्वी एशिया में होता है, वह हमको मुगल काल में नहीं दिखाई देता है। इसीलिए मुगल अपने आप को इनके सामने, ठीक है, रख नहीं पाए, इनका सामना नहीं कर पाए और इसीलिए मुगल पतन हो गए। तो समायोजन न करना वास्तव में तकनीक के साथ मुगलों की पतन का मुख्य कारण है, जिसका दिया है अतहर अली ने। अगले आपके महत्वपूर्ण इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ। अगले महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं आपके विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ न केवल मुगल भारत के बल्कि वस्तुतः विंसेंट स्मिथ जो हैं यह मुगलों के साथ साथ, ठीक है, यह प्राचीन भारत के भी महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। स्मिथ ने कई पक्षों पे जोर दिया है। विंसेंट स्मिथ का जो मूल ग्रंथ है या मूल संदर्भ है स्मिथ का, वह हमको प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक हमको दिखाई देता है। और ये विंसेंट स्मिथ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, महत्वपूर्ण हिस्टोरियन हैं, आधुनिक इतिहासकार, जिन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में कार्य किया है। विंसेंट स्मिथ में याद रखिएगा, इनका सबसे फेमस ग्रंथ है 1904 में लिखा गया है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है अकबर द ग्रेट मुगल एम्पायर, ठीक है, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा याद रखिएगा अकबर द ग्रेट मुगल एम्पायर। तो अकबर द ग्रेट मुगल एम्पायर, अकबर द ग्रेट, और ठीक है, ये इनके दोनों आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं। स्मिथ ने, अगर प्राचीन से हम शुरू करते हैं, स्मिथ का जो प्राचीन इतिहास महत्वपूर्ण कार्य रहा है वह अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में रहा है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने वास्तव में जो भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भारतीय इतिहास का जो उन्होंने व्याख्या किया, इंटरप्रिटेशन किया, वह मुख्यतः साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से रहा है। यह इम्पलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। यह एक प्रकार से पैक्स ब्रिटानिका की अवधारणा रही है। तो इस अवधारणा के अंतर्गत उन्होंने जो भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया, इसमें उन्होंने सिकंदर के आक्रमणों की चर्चा करते समय सिकंदर के आक्रमणों के प्रभावों को भारत में नगण्य माना। और उन्हीं का प्रसिद्ध कथन था, वे कहते हैं कि सिकंदर आंधी की तरह आया और झंझावात की तरह चला गया और उसके आक्रमण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि हम जानते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का लगभग भारतीय इतिहास पे 250 वर्षों तक उसके पश्चिमोत्तर भारत उसके प्रभावों को देखा जाता है। उसके द्वारा स्थापित बहुत सारे जो कॉलोनीज से उनके प्रभाव हमको दिखाई दे रहे हैं। तो सिकंदर के आक्रमणों को पूरी तरह से इस तरह से नकार देना, उसके प्रभावों को नकार देना, वास्तव में पश्चिमी दृष्टिकोण पर दर्शाता था कि स्मिथ यह चाहते थे कि भारतीयों में जो विरोध की प्रवृत्ति है, जो भारतीयों में वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति है, जो भारतीयों में असंतोष और आक्रोश व्याप्त हो रहा है, उसे समाप्त किया जाए, उसे रोका जाए और भारतीयों को यह दिखाने का प्रयास किया जाए कि भारतीय जो हैं वास्तव में यह किसी आक्रमण से आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। इनके यहाँ बहुत सारे आक्रमणकारी आते हैं जाते हैं, क्योंकि भारत वाले अपने आप में मस्त रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि सिकंदर की का जो आक्रमण था, सिकंदर आंधी की तरह आया और झंझावात की तरह चला गया और भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे कहते हैं इंडिया रिमेन्ड अनचेंज्ड एंड द wounds of the battle वर क्विकली हेल्ड
क्विकरी हील्ड एंड द रेवेस्ट फील्ड स्माइल्ड अगेन। ये समझिएगा, ये कहते हैं कि इंडिया रिमेन्ड अनचेंज्ड एंड द wounds ऑफ द बैटल वर क्विकली हेल्ड एंड द रेवेस्ट फील्ड्स स्माइल्ड अगेन। कहते हैं भारत पूरी तरह से अपरिवर्तित रहा और जो नष्ट हुए खेत खलिहान थे वे कुछ समय के पश्चात फिर से लहलहाने लगे। और यही प्रवृत्ति देखिए आगे चल के हम देखते हैं, जो आपका मैथ्यू अर्नाल्ड हैं, इन्होंने एक महत्वपूर्ण कमेंट लिखा था सिकंदर के आक्रमण को लेकर। इन्होंने लिखा कि कहते हैं कि द ईस्ट बोर्ड लो, ईस्ट मतलब पूर्वी देश मतलब भारत, द ईस्ट बोर्ड लो मतलब द ईस्ट बोर्ड लो बिफोर द ब्लास्ट इन पेशेंस डीप डिस्डेन सी लेट द लेजियन थंडर पास एंड प्लम्ड इन थाट अगेन। वो कहते हैं कि भारत जो है, ठीक है, कहते हैं कि द ईस्ट बोर्ड लो बिफोर द ब्लास्ट, कहते हैं सिकंदर के आंधी के सामने, आक्रमण के सामने जो पूर्वी देश है मतलब भारत है, यह धीर गंभीर घृणा के भाव से नतमस्तक हो गया। और फिर कहते हैं सिकंदर के सैनिक रूपी आंधी को जाने के पश्चात वह फिर से अपने विचारों में मग्न हो गया, विचारों में खो गया। मतलब यह दिखाया कि भारत जो है यह ज्ञान विज्ञान और संस्कृति का केंद्र है, यह धर्म और दर्शन प्रधान संस्कृति है, यह आध्यात्मिकता और समन्वयवादिता संस्कृति है। इसमें वर्ग संघर्ष युद्ध की प्रवृत्ति नहीं है, न कभी रही है। इसलिए युद्ध और वर्ग संघर्ष आपको शोभा नहीं देता है। इसीलिए आपका देश तो हमेशा से बड़ा शांतिप्रिय रहा है। आप आध्यात्मिक देश रहे हैं, आप दार्शनिक देश रहे हैं। आपको युद्ध करना और विरोध करना, स्वतंत्रता संघर्ष जो है अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यह प्रवृत्ति जो है हमको कहाँ दिखाई देती है, हमको इन दृष्टिकोण में आपको दिखाई दे रही है, याद रखिएगा। तो हमने कहा कि जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक तो दृष्टिकोण आपने देखा, दूसरा दृष्टिकोण देखिए, विंसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त के इतिहास की अध्ययन करते हुए कहते हैं कि समुद्रगुप्त इज जस्ट लाइक द इंडियन नेपोलियन। समुद्रगुप्त को इन्होंने, ठीक है, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है, याद रखिएगा। और वहीं कालिदास को इन्होंने भारत का शेक्सपियर कह दिया। इन्होंने कहा कि कालिदास इज जस्ट लाइक द इंडियन शेक्सपियर। अब ये बताइए कि अगर समुद्रगुप्त को देखा जाए तो समुद्रगुप्त का जो कालखंड है वह 4वीं शताब्दी ईस्वी है। समुद्रगुप्त गुप्त काल के महान राजा हैं, प्राचीन इतिहास के महानतम राजाओं में से एक हैं। समुद्रगुप्त वे हैं जो अपने जीवन काल में लगभग 100 युद्ध लड़े थे लेकिन किसी में पराजित नहीं हुए। समुद्रगुप्त को जहाँ प्रयाग प्रशस्त में पृथ्व्याम प्रतिरथ संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया है, पृथ्वी पर जिसका कोई प्रतिद्वंदी न हो कहा गया है। उसे एरन के अभिलेख में समर शतविजयी 100 युद्धों का विजेता कहा गया है, सभी राजाओं को पराजित करने वाला कहा गया है, ठीक है। इतने बड़े व्यक्तित्व को, ठीक है, इतने बड़े व्यक्तित्व को जिसने इतना बड़ा समाज स्थापित किया और जीवन काल में कभी नहीं पराजित हुआ, हाँ। और उसकी तुलना किया जा रहा है नेपोलियन से, जबकि आप जानते हैं नेपोलियन जो थे, नेपोलियन पहले ट्राफाल्गर के युद्ध में बहुत बुरी तरह पराजित हुए, वहाँ से कैद किए गए, भाग गए। भागने के बाद फिर वह जब वह 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ते हैं तो वाटरलू के युद्ध में फिर से वो कैद किए जाते हैं और अंततः वह सेंट हेलेना द्वीप में कैद कर लिए जाते हैं और लास्ट में चलकर इनका वहाँ पे 1821 में जाके उनकी मृत्यु होती है। तो उनका जीवन काल का अंतिम 6 वर्ष जेल में बीता है। और जो वह व्यक्ति जिसकी पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल सिस्टम, उसके स्पेन की नीति और पुर्तगाल की नीति पूरी तरह से असफल रही और इसी के कारण, ठीक है, इसी के कारण वह उसका पतन भी होता है। खुद वह कहता कि स्पेन के नासूर ने मेरा विनाश कर दिया, हाँ। और उस व्यक्ति से तुलना की जाएगी समुद्रगुप्त की, जबकि समुद्रगुप्त खुद उससे महान राजा था, उससे बड़े साम्राज्य का निर्माता था। और दूसरी बात, समुद्रगुप्त पहले हुए हैं, नेपोलियन बाद में हुआ है। तो नेपोलियन को समुद्रगुप्त की तरह कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्रगुप्त को नेपोलियन की तरह कहना पूरी तरह से अनुचित है। तो यह क्या है, यह थियरी ऑफ रेस, जो प्रजाति उत्पत्ति का सिद्धांत है, ठीक है, जो प्रजाति उत्पत्ति का सिद्धांत है, मतलब है जो पश्चिमी उच्चतावादी दृष्टिकोण है, जो थियरी ऑफ रेस और थियरी ऑफ डिफ्यूजन के माध्यम से आगे बढ़ता है, ठीक है। यही प्रवृत्ति हमको विंसेंट स्मिथ के इतिहास लेखन में दिखाई देती है। तो भारत को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है, भारत को उन्होंने एक प्रकार से आध्यात्मिक और दार्शनिक देश सिद्ध करके उसमें वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति के ह्रास की बात किया है। वर्ग संघर्ष नहीं माना है, प्रतिस्पर्धी समाज नहीं माना है, जैसा कि आगे चलकर
आगे चलकर कार्ल मार्क्स ने अपने एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन, कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन और खासकर जो एशियाई उत्पादन का सिद्धांत है, ठीक है, और जिसे वो कहते हैं एशियाई निरंकुशता का सिद्धांत, थियरी ऑफ एशियन डिक्टेटरशिप में उसको सिद्ध किया है। वो कहते हैं कि भारत जैसे देश जो हैं परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, कंजर्वेटिव हैं, परंपराओं में जकड़े हुए हैं। यह समाज जो है पूरी तरह से जड़हीन है, स्पंदनहीन है, वर्ग संघर्ष विहीन है और प्रतिस्पर्धा विहीन समाज है। इस समाज में वर्ग संघर्ष नहीं है, इसीलिए समाज आगे विकास नहीं कर पाया, यह अवरुद्ध समाज हो गया। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण हमको देखने को यहाँ मिला। अगला समझिएगा, जहाँ तक कालिदास का कंसर्न है, अगर आप समझिए कालिदास इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कालिदास, ठीक है, जो नाटक के राजकुमार कहे जाते हैं, जो भारतीय मेधा, भारतीय विद्या, संस्कृत साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं, ठीक है, उनकी तुलना करते समय जिन्होंने मुख्यतः वैदर्भी शैली के प्रयोग किया है और एक से एक उन्होंने ग्रंथ लिखा है। और कालिदास की सबसे बड़ी खासियत है, कालिदास में एक प्रकार का कल्चरल, कालिदास में एक प्रकार का उनकी जो लेखन शैली है उसमें एक इंटीग्रेटेड हार्मनी मिलती है। वह उनका लेखन जो पद्धति है वह एक लयता में बधा हुआ है, वह एक बद्धता में बधा हुआ है। उसमें एक प्रकार से लेखन की जो हार्मोनियल सिस्टम होती है वह हमको दिखाई पद्धति देती है। उसमें यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस पूरी तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, और सोचिए, ठीक है, कालिदास के वर्णन की सबसे बड़ी खासियत है कालिदास में, ठीक है, देश, स्थान और काल, ठीक है, देश, स्थान और समय आदि का जो है वह कहते हैं वह एक बद्धता, एक सूत्र में पिरोए गए हैं। ठीक है, और जबकि शेक्सपियर में यह चीज़ नहीं दिखाई देता है। शेक्सपियर खुद अपनी बातों का कई जगह पे कंट्राडिक्शन करते हैं और खुद उसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं और वह खासियत हमको यह जो प्रवृत्ति है हमको कालिदास में दिखती है। कालिदास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य समझिए, कालिदास कह रहे हैं कि जब फिराक गोरखपुरी से, ठीक है, फिराक गोरखपुरी से कहा गया था कि जब वो एग्जाम दे रहे थे तो उनसे कहा गया, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन द शेक्सपियर एंड कालिदास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने सब लोगों ने 4-4, 5-5 पेज लिखा दोनों पे, ठीक है, लेकिन फिराक गोरखपुरी ने केवल एक लाइन लिखा था दोनों पे और ठीक है वो टॉप कर गए थे। उन्होंने एक लाइन यह लिखा था, उन्होंने कहा था कि शेक्सपियर इज जस्ट लाइक द जंगल, जस्ट लाइक द फॉरेस्ट, शेक्सपियर इज जस्ट लाइक द फॉरेस्ट वाइल कालिदास इज जस्ट लाइक द गार्डन। एक ही शब्द उन्होंने कहा था कि कालिदास गार्डन है, बगीचा है, जबकि शेक्सपियर जो है वो जंगल है। शेक्सपियर क्या है, जंगल हैबिटेट होता है, अनियमित प्रकृति का होता है, उसमें कोई भी पेड़ पौधा कहीं भी उग सकता है, उसमें कोई भी यूनिटी नहीं दिखाई देती है, कोई भी हार्मनी नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए वो जहाँ जो बातें कहना हो कहते हैं और फिर बातें पलट देते हैं, खुद बातें पलट देते हैं। अगर आप 12th नाइट का अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो वह एक जगह कह रहे हैं फ्रेलिटी दाई नेम इज वीमेन, वह कह रहे हैं बेवफाई का दूसरा नाम औरत होती है। और आगे वही पे कुछ लाइन बाद कह रहे हैं कि पुरुष वर्ग अपने प्रेम की चाहे जितनी डींग उड़ा दे, ठीक है, उड़ा दे, लेकिन वास्तव में जो औरत या स्त्री का प्रेम होता है वही वास्तविक और सत्य होता है। ठीक है, तो वो अपनी बातों में बहुत जगह पे कंट्राडिक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनके कहने की जो पद्धति है वह अलग अलग जगह पे बदलती जाती है, जबकि कालिदास में नहीं दिखाई देता है। और कालिदास खुद बहुत बड़े मेधा के अवतार रहे हैं। कालिदास का समय भी बहुत पहले रहा है, इसीलिए शेक्सपियर से कभी कालिदास की तुलना नहीं की सकती है। तो ये भी हमारा उच्चतावादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। तो इनकी चर्चा हम करेंगे जब इतिहास लेखन आएंगे तो और डीपली चर्चा करेंगे इनमें क्या बातें हैं। अगला समझिएगा, तो मैंने कहा कि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है, कालिदास को भारतीय शेक्सपियर कहा है, याद रखिएगा। और यहाँ तक कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की का जब इतिहास लिखा तो चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने क्रूर तानाशाह लिख दिया। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्रूर तानाशाह कहा है। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को क्रूएल डिक्टेटर कहा है, क्रूएल डिक्टेटर कहा है। जबकि याद कीजिए, अगर आप अर्थशास्त्र का अध्ययन कीजिए तो अर्थशास्त्र में प्रबुद्ध निरंकुशतावाद की बात की गई है, कहीं क्रूरता की बात नहीं की गई है।
खुद कौटिल्य कह रहा है कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। ठीक है, राजा को वही कार्य करना चाहिए जो प्रजा के लिए अच्छा हो, न कि राजा के लिए। तो वहाँ पे वह राज्य ही तो प्रजा हित की सर्वोच्चता की बात कर रहे हैं। चाहे आप उनके सप्तांग सिद्धांत को देख लीजिए, कहीं पे भी क्रूर शासन पद्धति नहीं मिल रही है। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन लिख रहे हैं विंसेंट स्मिथ, तो उन्हें क्रूर तानाशाह सिद्ध कर रहे हैं और शिवाजी के राज्य को इन्होंने डाकू राज्य कह दिया। शिवाजी के राज्य को विंसेंट स्मिथ ने कह दिया कि यह डाकू राज्य है। मतलब शिवाजी जो इतने बड़े स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, हाँ, शिवाजी का डाकू राज्य है। शिवाजी का छापामार युद्ध पद्धति, गोरिल्ला युद्ध पद्धति, वह डाकुओं की पद्धति है, चोर लुटेरों की पद्धति है। और जबकि इनके यहाँ जो नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ यही आंदोलन हुआ, तो वो पेटी वार हो गया, पीपल्स वार हो गया। ठीक है, वह आपका पेटी वार और पीपल्स वार हो गया। और इनके यहाँ जब हो रहा है, ठीक है, जो भारत में हो रहा है, तो वह पेटी वार पीपल्स वार नहीं है। ठीक है, इनके यहाँ हो रहा है तो चोरों डकैतों की पद्धति हो गई, इनके छीना झपट्टी की पद्धति हो गई। तो ये इतिहास के साथ मैनिपुलेशन विथ हिस्ट्री है। ये इतिहास के साथ, इतिहास के अलग अलग दृष्टिकोणों से इतिहास की व्याख्या की पद्धति है, जिसमें अपनी सभ्यता संस्कृति के विशिष्ट बातों को उभारने का प्रयास और अन्य सभ्यता संस्कृति के बातों को अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, खासकर यह दृष्टिकोण पश्चिमी इतिहासकारों का दृष्टिकोण रहा है। ठीक है, यद्यपि इन पर चर्चा हम लोग और आगे करेंगे। तो जिसकी जो अब अगला समझिएगा कि अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो विंसेंट स्मिथ है, विंसेंट स्मिथ ने यद्यपि ये तो बातें हमने कह दिया कि इन्होंने जो नेपोलियन का उदाहरण हो, चाहे कालिदास का उदाहरण हो, चाहे इनका शिवाजी का डाकू राज्य हो, साथ ही साथ अन्य देखते हैं अकबर के विषय में इन्होंने कुछ अच्छे शब्द बोले हैं। और लेकिन अकबर को भी इन्होंने जब दीन इलाही का इन्होंने खासकर क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन किया, तो दीन इलाही को उन्होंने कह दिया कि अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि उसकी मूर्खता का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो दीन इलाही जैसे धर्म को, दीन इलाही जैसे एक विचारधारा को, जो एक आचार संहिता है, जो एक प्रकार की ऐसी पद्धति है जिसमें समतावादी सामाजिक पद्धतियों को, समतावादी दृष्टिकोण को, समतावादी विचारों को समाहित करते हुए संपूर्ण मानवता की बात की गई है, ऐसी पद्धति को इन्होंने अकबर की बुद्धिमत्ता नहीं, अकबर की मूर्खता का प्रतिबिंब कह दिया है। यद्यपि विंसेंट स्मिथ आगे कहते हैं कि जो अकबर जो हैं, अकबर जो हैं यह मुगलों के जन्मजात शासक हैं और इतिहास के महानतम शासकों में स्थान प्राप्त करने के वास्तविक अधिकारी हैं। यह कथन भी विंसेंट स्मिथ का ही है, याद रखिएगा। और महात्मा बुद्ध के बारे में विंसेंट स्मिथ ने कहते हैं कि महात्मा बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्तित्व हैं। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के बारे में विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि महात्मा बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्तित्व और महानतम व्यक्ति हैं। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी के बारे में उन्होंने कहा कि फतेहपुर सीकरी जैसा स्मारक न तो कभी बन पाया है और न तो कभी आगे बन सकता है। ये कहते हैं वास्तव में यह पत्थर में रूमानियत है, यह पत्थर में रोमांच है जो पत्थर के माध्यम से हमको दिखाई देता है। इसीलिए फतेहपुर सीकरी की संरचना को जो अकबर ने बनवाया, तो फतेहपुर सीकरी को इन्होंने रोमांस इन द स्टोन कहा है। फतेहपुर सीकरी को इन्होंने रोमांस इन द स्टोन कहा है, याद रखिएगा। तो फतेहपुर सीकरी को विंसेंट स्मिथ ने मुख्यतः रोमांस इन द स्टोन कहा है। ठीक है, ठीक है, अगला समझिएगा। जबकि जहांगीर के संदर्भ में वो कहते हैं कि जहांगीर में जो है वह कोमलता और कठोरता, न्यायप्रियता और झक्कीपन, शिष्टता और अशिष्टता, शिष्टता और बर्बरता दोनों साथ साथ दिखाई देती है। इसलिए वे कहते हैं कि इनमें जो है विरोधी तत्वों का मिश्रण था। इनमें विरोधी तो जहांगीर में विरोधी तत्वों के मिश्रण की बात इन्होंने कहा है, याद रखिएगा। जहांगीर में इन्होंने विरोधी तत्वों के मिश्रण की बात की है। अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं वे आपके हैं मोरलैंड। मोरलैंड ने भी खासकर मध्यकालीन इतिहास और मुगलों के इतिहास के बारे में इन्होंने भी महत्वपूर्ण शोध किया, महत्वपूर्ण कार्य किया। इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर इनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और दूसरा महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है इंडिया फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, इंडिया फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब।
और अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने किसानों के संबंध, सिंचाई व्यवस्था आदि के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण बातें किया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य हैं वे आते हैं आपके आंद्रे विंक। आंद्रे विंक ने मुगल कालीन इतिहास के संदर्भ में फितना का सिद्धांत दिया है, फितना का सिद्धांत। ठीक है, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम मुगलों के आपके धर्म साहित्य पढ़ाएंगे। और इसके पश्चात जो अगले हिस्टोरियंस आते हैं उनमें आते हैं आपके लेनपुल और अर्शकिन। लेनपुल और अर्शकिन लेनपुल भी मुगल काल के महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, जिन्होंने मुख्यतः मिडवल इंडिया अंडर मोहम्मदन रूल, मिडवल इंडिया अंडर मोहम्मदन रूल नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। इसी के साथ इन्होंने द स्पीचेस एंड टेबल टॉक ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। इन ग्रंथों में इन्होंने इस्लामिक सभ्यता संस्कृति के साथ साथ भारतीय मुगल शासन पद्धति की चर्चा किया है। और खासकर इनका मुख्य जो विषय रहा हुआ इन्होंने शासन पद्धति में खासकर बाबर से लेकर हुमायूं तक में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हुमायूं के संदर्भ में इनके बहुत सारे महत्वपूर्ण कथन रहे हैं। हुमायूं के संदर्भ में इन्होंने ही लिखा है कि अगर कहीं फिसल कर गिरने की संभावना होती थी तो हुमायूं कभी उसमें चूकता नहीं था। हुमायूं कभी अगर कहीं फिसल कर गिरने की संभावना होती थी तो हुमायूं कभी उसमें चूकता नहीं था। और आगे कहते हैं कि हुमायूं लुढ़कते ज़िंदगी भर जिया और अंततः लुढ़कते हुए ही उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, आपको पता है दिन पनाह के जो लाइब्रेरी थी उसके सीढ़ियों से उतरते समय ही हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो उस संदर्भ में इनका महत्वपूर्ण कथन है। दूसरा इनका एक महत्वपूर्ण और ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा है, जो उनका ग्रंथ है मुख्यतः औरंगजेब डिकाय ऑफ द मुगल एम्पायर, औरंगजेब डिकाय ऑफ द मुगल एम्पायर। और एक इनका ग्रंथ है इंडिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम रेन ऑफ अकबर टू द ग्रेट फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है लेनपुल के। लेनपुल ने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा है। याद रखिएगा, लेनपुल ने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा है। छोटा अकबर, लघु अकबर कहा है। तो यह लेनपुल के इतिहास रहा है। और अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वे हैं आपके अर्शकिन। अर्शकिन से भी कमेंट कई बार पूछता है। अर्शकिन ने मुख्यतः अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द 2 फर्स्ट सॉवरेन ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर, बाबर एंड हुमायूं नामक ग्रंथ लिखा है। और अर्शकिन ने हुमायूं के बारे में बड़ा प्रसिद्ध कथन कहा कि यदि हुमायूं कुछ समय तक और जिंदा रहता तो भारत में अपने वंश का अंतिम शासक होता। याद रखिए, कमेंट बहुत फेमस है अर्शकिन का, यदि हुमायूं कुछ समय तक और जिंदा रहता या मुगल साम्राज्य में रहता, ठीक है, तो वह अपने वंश का या मुगल वंश का भारत में अंतिम शासक होता। यह कथन बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है। यह अर्शकिन का कथन है। ठीक है, यह कथन आपका अर्शकिन का है। और साथ ही साथ अर्शकिन का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड एक और ग्रंथ है मेमोयर्स ऑफ ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। यह इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिस पे उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इन सब इतिहासकारों के बाद अगले जो इतिहासकार आते हैं वे आते हैं आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी ने एक तो द राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर लिखा है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है सम आस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, सम आस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा किताब है इनका द राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ये बड़ा फेमस ग्रंथ है। द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर जगन्नाथ सरकार का है, याद रखिएगा, द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड द राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, यह ग्रंथ किसका है? आर.पी. त्रिपाठी का, ठीक है। यह तो आर.पी. त्रिपाठी ने शासक प्रशासक महत्वपूर्ण जानकारी दिया है। इन्होंने मुख्यतः मनसबदारी सिस्टम आज का बेसिकली अध्ययन किया है, इन सब के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। और अगले जो इतिहासकार हैं वे आपके ताराचंद हैं। ताराचंद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ग्रंथ यह है कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। और एक उनका है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, और तीसरा ग्रंथ है सोसाइटी एंड स्टेट इन मुगल पीरियड। तो इसमें सबसे फेमस जो बुक पूछ सकता है वो आपका याद रखेगा इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ आ सकता है तारानाथ से। इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह आ सकता है, अगर आएगा तो एक ही क्वेश्चन बहुत है इनसे आ सकता है। और अगले जो महत्वपूर्ण आपके हिस्टोरियंस हैं इस क्रम में वे आपके हैं ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद जी ने मुख्यतः प्राचीन भारत से लेकर, ठीक है, इन्होंने प्राचीन भारत में भी काम किया है। इन्होंने आपका प्राचीन भारत के साथ साथ इन्होंने मध्यकालीन भारत में भी महत्वपूर्ण काम किया है ईश्वरी प्रसाद ने जो महत्वपूर्ण आपका ग्रंथ लिखा है उनमें से एक तो आता है हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इनका ग्रंथ है ईश्वरी प्रसाद का हिंदू मुस्लिम्स प्रॉब्लम, याद रखिएगा। और दूसरा इनका ग्रंथ है द मुगल एम्पायर। इसी तरह द लाइफ एंड टाइम ऑफ हुमायूं, इनका फेमस ग्रंथ है द लाइफ एंड टाइम ऑफ हुमायूं, लाइफ एंड टाइम ऑफ हुमायूं, ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और अगले नंबर पर जो आते हैं आपके महत्वपूर्ण इतिहास वे हैं आर.सी. मजूमदार। यद्यपि आर.सी. मजूमदार का मुगलों से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इतिहास का माने जाते हैं, इसलिए इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। और बिपिन चंद्रा, आर.सी. मजूमदार सबसे मेन तो यह है, आप समझिएगा कि आर.सी. मजूमदार महत्वपूर्ण इतिहासकार तो है ही, साथ ही साथ आर.सी. मजूमदार बेसिकली अपने स्वतंत्र विचारों के लिए बड़े फेमस हैं। आर.सी. मजूमदार का कंसेप्ट पहले समझ लीजिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता जब 1857 की क्रांति के पश्चात, ठीक है, जब 1857 क्रांति का सरकारी इतिहास लिखने का प्रश्न आया, भारत सरकार ने सबसे पहले आर.सी. मजूमदार से संपर्क किया और भारत सरकार ने आर.सी. मजूमदार से कहा कि आप 1857 की क्रांति पे लिखिए और 1857 की क्रांति जो है इसको आप प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इसको व्याख्यायित कीजिए, इसको लिखिए। आर.सी. मजूमदार ने क्या किया? आर.सी. मजूमदार ने मना कर दिया। याद रखिएगा, तत्कालीन आर.सी. मजूमदार ने, तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो शिक्षा के अंतर्गत ही इतिहास लिखना था। तो जब ये कहा गया कि आप लिखिए, तो इन्होंने नहीं लिखा। इन्होंने कहा कि मेरे दृष्टिकोण से 1857 की जो क्रांति है यह प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष नहीं है, न प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन ही है, क्योंकि इसमें संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए मैं इसे प्रथम आंदोलन नहीं लिख सकता। ठीक है, तो यह बात नहीं बनी और उन्होंने क्या किया? रिजाइन दे दिया। बात नहीं बनी और इन्होंने रिजाइन दे दिया, और रिजाइन देने के बाद, ठीक है, इन्होंने क्या किया? नौकरी छोड़ दिया और इन्होंने इसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष पे अपना स्वयं ग्रंथ लिखा। तो याद रखिएगा, भारत में दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय
स्वतंत्रता संघर्ष का, अगर सरकारी इतिहासकार पूछेगा तो आपका आंसर होगा बिपिन चंद्रा। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन है तो वह है यशवंत सेन, क्योंकि जब आरसी मजूमदार ने मना कर दिया इसको स्वतंत्रता संघर्ष लिखने में, तब संपर्क किया गया यशवंत सेन से। तो यशवंत सेन ने किताब लिखा 1857, कई बार मिलाने को आता है, तो जो 1857 लिखा गया 1857, ठीक है, वह लिखा यशवंत सेन ने। तो जब पूछेगा कि 1857 के सरकारी इतिहासकार कौन है, तब आंसर हो जाएगा यशवंत सेन। और जब पूछा जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के, तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के सरकारी इतिहासकार कौन है, तो आपका हो जाएगा बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्र। तो ये दो क्वेश्चन आप पहले याद रखिएगा। अगला समझिएगा, अब जब यह बात नहीं बन पाई मजूमदार से, तो मजूमदार ने जब इस्तीफा दे दिया तो मजूमदार ने अपना अलग किताब लिखा, और मजूमदार का बड़ा फेमस किताब है। मजूमदार ने लिखा सिपाही म्यूटनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वो 100% आएगा। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, यह किसका ग्रंथ है, यह आरसी मजूमदार का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि 1857 की जो क्रांति है यह बात केवल सिपाही मूवमेंट है, यह एक प्रकार से केवल सिपाही आंदोलन है, सिपाही विद्रोह है, यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है। और उन्होंने इसको केवल सैनिक विद्रोह तक सीमित बताया, सैनिक विद्रोह तक उन्होंने इसे सीमित बताया। यद्यपि वो जब इसके परिणामों की व्याख्या किए, तो इसके परिणामों की व्याख्या करते समय उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति जो है वह अपने घटनाओं में, ठीक है, अपने कंटेम्प्रेरी टाइम्स में उतना ज़्यादा लोग भले ही न प्रभावी रहा हो अपने घटनाओं में, लेकिन वो अपने परिणामों में ज़्यादा प्रभावी रहा। और इस संदर्भ में इनका एक बड़ा फेमस कथन आया। इन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति अपने परिणामों में उसी तरह प्रभावी रहा जैसा कि सीजर के संदर्भ में उन्होंने कहा। यह क्वेश्चन IAS में से पूछा गया है, याद रखिएगा, आया है कि डेड सीजर इज मोर पावरफुल देन द अलाइव सीजर। इनका कथन है कि डेड सीजर इज मोर पावरफुल देन द अलाइव सीजर। इस कथन के आलोक में 1857 की क्रांति के परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मरा हुआ सीजर, इसका मतलब है कि मरा हुआ सीजर जिंदा हुआ सीजर से अधिक प्रभावी था, अधिक शक्तिशाली था। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो उन्होंने इस संदर्भ में लिखा है, इसकी चर्चा इसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने बताया कि 1857 की क्रांति जिन बातों को मांग रही थी वह उस समय तो नहीं प्राप्त किया गया, लेकिन अगले वर्ष ही जब 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, जिसे इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। और यह पढ़ा कहाँ था, यह पढ़ा था आपका मिंटो पार्क में, यह पढ़ा था आपका मिंटो पार्क में पढ़ा था, ठीक है। और इसे बाद में कहाँ लिख दिया गया, इसे लिख दिया गया प्रयाग प्रशस्ति पे। तो यह जो पढ़ा गया, इसमें 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। कंपनी के शासन के स्थान पे ब्रिटिश सरकार ने स्वयं भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। इसी तरह बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनके पद समाप्त कर दिए गए। भारत में गोद लेने का अधिकार सबको दे दिया। ब्रिटिश सरकार ने आगे से कहा कि अब आगे से ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो बहुत सारे ऐसे डिमांड्स जो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिमांड्स जो बहुत दिन से मांग किया जा रहा था, वो 1857 की क्रांति के बाद प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा था कि मरा हुआ सीजर जिंदा हुआ सीजर से अधिक शक्तिशाली था। यह इनका आरसी मजूमदार का। अगला समझिएगा, 1857 की क्रांति पर यह भी क्वेश्चन आयोग पूछा है कि 1857 की क्रांति पर सबसे पहली बार विचार व्यक्त करने वाला भारतीय कौन है। तो 1857 की क्रांति पे जो पहला भारतीय जो है जिसने अपना विचार व्यक्त किया है, वे हैं अबुल कलाम आज़ाद, वह हैं सर सैयद अहमद खान। वे हैं सर सैयद अहमद खान। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर सैयद अहमद खान यह प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने भारतीय 1857 की क्रांति पर अपना विचार व्यक्त किया है। और इनकी किताब का नाम है असवाब बगावत हिंद। इनकी किताब का नाम है असवाब ए बगावत ए हिंद। असवाब बगावत हिंद ये सर सैयद अहमद खान है का बुक है। और यह इस ग्रंथ में 1857 की क्रांति पे पहली बार विचार व्यक्त किया गया है किसी भारतीय के द्वारा, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला समझिएगा, आरसी मजूमदार ने एक तो सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट 1857 लिखा, यह महत्वपूर्ण है।
इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में कहा कि जो भारत में स्वतंत्रता संघर्ष है इसकी वास्तविक शुरुआत अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों के द्वारा, जो मध्यम वर्ग, जो इंटेलेक्चुअल क्लास कहलाते हैं, इनके द्वारा भारत में स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत की गई। तो जो एक प्रकार से राष्ट्रीय संघर्ष की अवधारणा जो पहली बार स्थापित हुई वो मुख्यतः पढ़े लिखे वर्गों में, उन्हीं वर्गों में आया जो अंग्रेजी प्रभावित थे, जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए थे, जो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत काम कर रहे थे। इन्हीं के अंतर्गत पहली बार स्वतंत्रता संघर्ष की अभिव्यक्ति आती है। और ठीक है, और इसकी शुरुआत कहाँ से मानते हैं? कहते हैं कि यह है बंग भंग जो आंदोलन 1905 में हुआ, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, वहीं से भारत में पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत उन्होंने माना है। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन शुरुआत कब से माना है? 1857 की क्रांति से न मानकर इन्होंने 1905 से माना है, याद रखिएगा। ये भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला समझिएगा। साथ ही साथ इन्होंने एक दो और महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। एक तो इन्होंने लिखा, एक तो है एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और दूसरा महत्वपूर्ण फेमस है कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ एंशिएंट इंडिया। कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये एंशिएंट इंडिया के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण ग्रंथ मानता है। कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ एंशिएंट इंडिया, कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। और एक अगला है मेन करेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मेन करेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यह भी आर सी मजूमदार का ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आर सी मजूमदार का यह महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतीय इतिहास के लेखन में मुख्यतः। और अगले आते हैं लास्ट जो आज का है हम लोग का, वे हैं बिपिन चंद्रा। जैसे कोई कंसर्न यहाँ पे उनका था नहीं, फिर भी थोड़ा सा बता दें। बिपिन चंद्रा, एक याद रखिएगा कि बिपिन चंद्रा स्वतंत्रता संघर्ष के सरकारी इतिहासकार हैं, जिन्होंने कई ग्रंथ लिखा है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया इनका फेमस ग्रंथ है। दूसरा इनका ग्रंथ है द एपिक स्ट्रगल, और सबसे फेमस ग्रंथ है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखा है। नेशनलिज्म एंड कॉलोनिज्म इन मॉडर्न इंडिया, हाँ, कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, बहुत सारे इनके ग्रंथ हैं। एक बड़ा फेमस ग्रंथ है वो आपका है द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम मार्क्स टू गांधी, द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम मार्क्स टू गांधी। तो ये महत्वपूर्ण आपके मार्क्सवादी इतिहासकार भी हैं, भारत के माने जाते हैं। इन्होंने जो मुख्यतः स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं। अब अगले टर्न पे हम लोग मुगल काल के ऐसे इतिहासकारों की चर्चा करेंगे जो समकालीन रहे हैं, कंटेम्प्रेरी रहे हैं, चाहे उसमें आपके बदायूनी रहे हों, चाहे आपके अबुल फजल रहे हों, हाँ, चाहे अन्य जो इतिहासकार रहे हैं। तो इन सब की हम लोग चर्चा अगले टर्न पे करेंगे।